की कुछ अहम अपडेट हैं, उनसे आपको आगाह कराते हैं। पहला एक शेर है, और शेर ये बहुत मशहूर गायक ग़ुलाम अली की एक गज़ल से है। कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। ना दुश्मनी का ढब है ना दोस्ती के तौर, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के 85वें अधिवेशन में कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी का 85वां अधिवेशन 3 दिन का अधिवेशन छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में हो रहा था। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बड़े लीडर्स इसमें संबोधित कर चुके हैं। कल ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संबोधित किया था। और जो भी मुद्दे थे, जो भी बातें थी, और जो सरकार से उनके के मामला थे, या सरकार जो जिन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही है, उनको लेकर के बात की थी। इस अधिवेशन में अडानी एक बड़ा इशू बना रहा है। अडानी के मामले में हमने पहले भी वीडियो किए हैं, और बाकी जगहों से भी आप सभी को खबरें मिल ही रही होंगी कि अडानी की आज क्या दुर्दशा हो गई है। जो इंसान 1 महीने पहले दुनिया में तीसरे नंबर पे था, अब वो दुनिया में 33वें नंबर पर है। यानी 3 में है ना 13 में है, 33वें नंबर पर है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने आज बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। राहुल गांधी की शख्सियत में बेहद फ़र्क आया है, तब्दीली आई है जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है। राहुल गांधी शुरू से ही एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति नज़र आते थे, बहुत साफ सुथरे नज़र आते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और अब जनता से जुड़ी हुई बातें वो किया करते थे। लेकिन उनके ऊपर जो पेड मीडिया है, उसका जो PR है, उसके ज़रिए जो कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं, और एक संगठन विशेष, क्योंकि RSS जो है वो भारत सरकार नहीं है, तो RSS की बात करने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं देश में बनी हुई हैं, वो एक RSS की वजह से हैं। RSS का अपना एक जो सिस्टम है, काम करने के तौर तरीके हैं, वो देश के पक्ष में कभी नहीं रहे, या देश की जनता के भलाई से उनका कोई ताल्लुक, कभी संबंध नहीं रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो लोगों से मिलते थे, उनके जो अनुभव थे उनको बताने की कोशिश की, और अडानी को लेकर के सीधे सवाल किए। और उन्होंने बोला कि अडानी जी और मोदी जी एक हैं। ये अहम बात है कि उन्होंने अडानी और मोदी को एक बोला, और कहा कि हम अडानी को लेकर सवाल पूछते रहेंगे। किससे? प्रधानमंत्री मोदी से। और चूँकि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अडानी मामले में एक शब्द नहीं बोले हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए। चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का एक निजी स्वभाव है कि वो देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो खामोश होकर बैठ जाते हैं और मुद्दों पे बात नहीं करते। वैसे वो बहुत लंबे लंबे भाषण, चुनावी सभा हो या और कोई कार्यक्रम है, उसमें खूब लंबे लंबे भाषण देते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब कोई अहम मुद्दा होता है तो उस पर बिल्कुल खामोश होकर के, मौन धारण करके बैठ जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि समय के साथ ये बातें जनता अपने आप भूल जाएगी, लोग अपने आप से भूल जाएंगे, किसी को इन बातों पे ध्यान नहीं रहेगा, और सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। ये उनके अपने शायद स्वभाव में, और हो सकता है उनको ये किसी ने समझाया हो कि अगर कोई समस्या आती है तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए, जवाब मत दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने अडानी का जो मसला है उसको लेकर के बातें की। राहुल गांधी ने क्या कहा, हम कुछ बताते हैं। उन्होंने भावुक होते हुए चुनाव के समय सरकारी घर को छोड़ने का जो अपना किस्सा था उसको बताया। उन्होंने कहा कि 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो मेरा घर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे आगे पीछे की जो खाली जगह थी उसे मैंने घर की तरह देखा, और एक घर मेरे साथ चल रहा था।
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर से जुड़े कुछ जो यादें थी उसको भी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसको राहुल गांधी ने कहा, मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात की समझ नहीं आई। प्रधानमंत्री को फर्क समझ में नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथों से तिरंगा फहराया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने यानी नरेंद्र मोदी ने इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है आप में और हम में। राहुल गांधी ने सरकार की सोच पर प्रहार करते हुए कहा, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में एक मंत्री, यह सरकार की सोच या जो मंत्री हैं बताते हैं, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के यहाँ पर के बात कर रहे हैं। और एस जयशंकर को लेकर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अभी एक बयान दिया था भारत के विदेश मंत्री ने कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हम यानी भारत जो है वो छोटी इकोनॉमी है, इसलिए हम चाइना के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के आज बहुत तीखे प्रहार सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर पर भी किए। उन्होंने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तानी की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है, ताकतवर है, उससे आप लड़ो ही मत। जो आपसे कमज़ोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहते हैं। और इस कायरता को लेकर के उन्होंने सावरकर को भी बीच में शामिल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इसे सावरकर की विचारधारा बताते हुए कहा कि आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, अपना माथा टेक दो। ये सावरकर को कटाक्ष कर रहे हैं, यानी तंज कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को सरेंडर किया और माफ़ीनामे लिखे, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। राहुल गांधी ने बहुत ही अट्रैक्टिव मूड में या उनका जो बोलने का स्टाइल है अब बहुत ज़्यादा, चूँकि पहले से ज़्यादा परिवर्तित हुआ और वो बहुत सुकून के साथ थम के अपनी बात को आहिस्ता आहिस्ता कह करके समझाने की कोशिश करते हैं। बीच में एक वक्त था जब वो थोड़ा सा एग्रेशन इस्तेमाल करते थे और गुस्से में गर्दन टेढ़ी तिरछी करके भी बात करते थे, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं था। आज जो राहुल गांधी हैं वो दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को विश्व स्तर पर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। राहुल गांधी ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा, इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? चाइना के ऊपर बात करते हुए कह रहे हैं वो देशभक्ति, इसको देशभक्ति कहते हैं। क्या है ये? कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमज़ोर है उसे मारो और आपसे मजबूत है उसके सामने झुक जाओ। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इसके लिए नया शब्द आरएसएस बीजेपी वालों के लिए हम हैं सत्याग्रही, वो है सत्याग्रही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी बीजेपी और आरएसएस वालों के लिए सत्याग्रही कहा उन्होंने। और गांधी जी का चूँकि वो सत्याग्रह था, तो उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर बात की है कि हम हैं सत्याग्रही और वो है सत्याग्रही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के भी सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के, अडानी समूह के ऊपर जो तमाम तरह के आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आए हैं सामने, उसको लेकर के भी बात की और बहुत सीधे हमले, बहुत सीधी बात सरकार के ऊपर से कही। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उन्होंने ख़ास निशाने पर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि 609 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे पहुँचे अडानी।
मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं कि अडानी जी पर आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अडानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए हैं। बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल उठता है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या है अडानी, क्या है इस अडानी में? राहुल गांधी ने अडानी के जो शेल कंपनियां हैं उसको लेकर भी सवाल उठाया। आखिर उन्होंने कहा कि आखिर इनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है, इसकी जेपी से जांच क्यों नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कह सकते थे कि अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, मगर रिश्ता है। तो कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी का आज का जो भाषण है, आज जो उन्होंने बात की कांग्रेस पार्टी के 85वें अधिवेशन में, वो बहुत सीधे सीधे बात थी और ये देश की जनता को समझते हुए उन्होंने बात की कि जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या चाह रही है। क्योंकि जनता तो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो सांप्रदायिकता बढ़ी है और जो नफरत बढ़ी है और जो यहाँ का माहौल एक तरह का बहुत अजीब सा बन चुका है, उसको लेकर के राहुल गांधी बहुत चीज़ों को समझते हैं और उन्हीं बातों को वो अब हर मंच से उठा करके, जो मौजूदा सरकार है, आरएसएस की सरकार है, आरएसएस है, बीजेपी है और नरेंद्र मोदी है जो प्रधानमंत्री है, उनको लेकर के वो सीधे सीधे हमले करते हैं और अपनी बात कहने में वो कहीं हिचकते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी के अंदर स्पष्टता शुरू से है, वो कंफ्यूज कभी नज़र नहीं आते हैं, अपनी बात को कहते हैं और साफ सुथरे तरीके से कहते हैं, सबूतों के दम पे कहते हैं। वह एक खबर और, एक अहम अपडेट और है, वो दिल्ली से अपडेट है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में शुरू से ही आपस में खींचातानी चल रही है, जो वक्त वक्त पे किसी न किसी तरीके से नज़र आती है। आज शराब के जो मामला थे उसको लेकर के मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता हुई और बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आई। दिल्ली के बता दें खबर क्या है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने रविवार सुबह मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई के दफ्तर पहुंचने से पहले ही सिसोदिया ने कहा था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही कहा है और रविवार को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि सिसोदिया को तो गिरफ्तार होना ही था। अगला नंबर मुख्यमंत्री केजरीवाल का है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है और ये हम भी बीबीसी की तरफ से आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा बहुत ही विवादित व्यक्ति है और इससे पहले ये, अब जो बीजेपी में है, इससे पहले ये आम आदमी पार्टी का ही एमएलए हुआ करता था। शुरू में ये आम आदमी पार्टी में ही शामिल था, बाद में आगे चल करके वो फिर आम आदमी पार्टी से अलग होकर के बीजेपी में शामिल हो गया। और इसका जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इसका बहुत अच्छा नहीं है। ये आमतौर पे बहुत जो कट्टरपंथी विचारधारा है उनके समर्थन में हर वक्त नज़र आता है। दिल्ली के दंगों के वक्त भी ये बहुत एक्टिव था और बहुत सारे आरोप इसके ऊपर उन दिनों भी लगे थे। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उसने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इसमें से 2 लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। पार्टी की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी की सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में गिरफ्तार कर किया। बीजेपी ने ये गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की है। आम आदमी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने
भी इसको एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनुष्य शिशुदिया छूटेंगे। तो कुल मिलाकर के देश में जो हमने एक अभी शुरू अपने आज के जो वी ब्लॉग है उसकी शुरुआत में ही एक शेर का इस्तेमाल किया था, और वो गुलाम अली की गज़ल से था, कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। तो हिंदुस्तान में जो राजनीति है उसका मिजाज अब पहले जैसा नहीं है। अब सीधे सीधे विपक्ष की आवाज़ को गला घोंट करके दबाया जाता है, बंद किया जाता है कि कोई हमारे सामने बोले ना, कोई हमारे सामने कुछ कहे ना, और सिर्फ उतना हो जितना हम चाहते हैं। और ये जो तरीका है वो संवैधानिक तरीका नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये माफिया, जो आप गॉडफादर फिल्म अगर देखे हो या और फिल्में हैं, उनमें कोई माफिया वो इस तरह के तौर तरीके अपनाता है कि जो वो आदेश देगा, जो वो बात कहेगा, वही सारी चीज़ें सबके लिए लागू होंगी। बाकी उससे कोई सवाल नहीं करेगा। सिर्फ एक आदमी जो किसी का वो गैंग का बॉस होता है, बस उसकी बात जो है वो सब पे लागू होती है। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं राजनीतिक रूप से वो ख़राब हैं। और लोकतंत्र में होता ही है, डेमोक्रेसी में होता ही है कि सबको अपनी बात मुद्दों के आधार पर बात करना होती है। अब जिसके मुद्दे अच्छे हैं, जो जनता को पसंद आते हैं, वो उसके साथ में चला जाता है। लेकिन उसमें अब ये छूट नहीं है, अब विपक्ष को भी अपनी बात कहने के लिए छूट नहीं है। और सत्ताधारी जो वर्ग है, सत्ताधारी जो पार्टियां हैं और जो लोग देश की सत्ता पे इस वक्त हैं मौजूद, वो चाहते हैं कि सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो बात सब लोग माने। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी हमारे रिपोर्ट में कोई कमी हो, कोई कमी नज़र आए, कोई ख़राबी नज़र आए या कहीं कोई गलती नज़र आए, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, टीसी यंग न्यूज़। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। और बीजेपी और आरएसएस सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब
जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ।